नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी तेलीबाग में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास और प्राचीन भारतीय इतिहास में अंतिम चैप्टर था हमारा गुप्त काल और गुप्त काल में कला और साहित्य को हमने पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को आगे ले चलते हैं दोस्तों और हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल और गुप्तोत्तर काल में हम लोग पढ़ेंगे वर्धन साम्राज्य। दोस्तों तो हेडिंग डालते हैं गुप्तोत्तर काल। क्या हेडिंग डालते हैं दोस्तों? गुप्तोत्तर काल। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। क्या बताया? 550 ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया। और गुप्त साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो केंद्रीयकृत साम्राज्य था और इसकी सीमाएं पूरे देश में फैली हुई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जो था वो हूणों का आक्रमण था। तो हूणों के आक्रमण के कारण धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य पूरी तरीके से पतन की ओर चला गया। और गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो जैसे देखा जाए तो गुप्तोत्तर काल में अगर प्रमुख राजवंश देखें, अगर गुप्तोत्तर काल में प्रमुख राजवंश देखें तो इसमें है हमारा वल्लभी और वल्लभी के मैत्रक। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में हूणों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो नंबर 2 देखेंगे तो पंजाब के हूण। अगर नंबर 3 देखा जाए दोस्तों तो बंगाल और बंगाल के आसपास में गौड़ वंश था। और जिस समय भारत में वर्धन साम्राज्य चल रहा था उत्तर भारत की ओर, उसी समय यहाँ का शासक जो था उसका नाम था शशांक। तो नंबर 3 अगर देखें तो लिख लेंगे बंगाल का गौड़ वंश। बंगाल का गौड़ वंश। अगर नंबर 4 देखा जाए तो ये है मालवा और मालवा का प्रमुख शासक जो था उसका नाम था देवगुप्त। तो लिख लेंगे मालवा का देवगुप्त। मालवा का देवगुप्त। नंबर 5 अगर देखा जाए तो ये है कन्नौज का मौखरी साम्राज्य। तो लिख लेंगे कन्नौज का मौखरी। कन्नौज का मौखरी। और नंबर 6 अगर देखा जाए तो ये है दिल्ली और पंजाब हरियाणा के आसपास की लोकेशन का, जिसे कहा गया थानेश्वर या स्थानेश्वर, और यहाँ का वर्धन साम्राज्य या पुष्पभूति साम्राज्य। तो नंबर 6 लिख लेंगे पुष्पभूति वंश और ब्रैकेट में लिख लेंगे दोस्तों हर्षवर्धन। और कहां का है ये? स्थानेश्वर या थानेश्वर। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद लगभग 550 ईस्वी तक पूरा का पूरा गुप्त साम्राज्य चला गया और जो भारत में हूणों के आक्रमण का फायदा उठा करके उत्तर की ओर पुनः छोटे छोटे राजवंशों का उदय हो गया, जिसमें पहले देखेंगे वल्लभी के मैत्रक, दूसरे देखेंगे पंजाब के आसपास के क्षेत्रों के हूण, नंबर 3 देखेंगे बंगाल का गौड़ वंश, नंबर 4 देखेंगे मालवा में देवगुप्त या उपगुप्त, नंबर 5 देखेंगे कन्नौज का मौखरी और नंबर 6 अगर देखा जाए तो ये है पुष्पभूति वंश, जिसकी प्रारंभिक राजधानी और ये दिल्ली व हरियाणा के पास आसपास स्थित था और इसको कहा गया है स्थानेश्वर या थानेश्वर। तो हेडिंग डालते हैं दोस्तों पुष्पभूति वंश। हेडिंग डालते हैं पुष्पभूति वंश।
ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पुष्पभूति वंश, इस वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पुष्यभूति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई। और पुष्यभूति अगर देखा जाए दोस्तों, पहली चीज है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर में छोटे छोटे राज्यों का निर्माण होने लगा। क्यों? क्योंकि इसी समय हूणों का आक्रमण हुआ था और इसी हूणों के आक्रमण का फायदा उठा करके हरियाणा व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने एक नवीन साम्राज्य की या नवीन वंश की स्थापना की, जिसे पुष्यभूति वंश या वर्धन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों लिखेंगे संस्थापक, संस्थापक पुष्यभूति, पुष्यभूति वर्धन। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे? पुष्यभूति वर्धन। अगर स्थान को देखा जाए, अगर ये स्थान देखा जाए तो ये वर्तमान समय का दिल्ली व हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। कौन सा है? दिल्ली व हरियाणा का आसपास का क्षेत्रफल लिख लेंगे, दिल्ली व हरियाणा का क्षेत्र वर्तमान समय का दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इस साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी थी, इसे स्थानेश्वर या थानेश्वर कहा गया है। तो लिख लेंगे प्रारंभिक राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, और ये है हमारी थानेश्वर या स्थानेश्वर, थानेश्वर या स्थानेश्वर। अगर वर्धन साम्राज्य के संस्थापक पुष्पभूति वर्धन को देखा जाए तो ये गुप्तों के अधीन सामंत के पद पर थे। तो लिख लेंगे प्रारंभिक जीवन गुप्तों के अधीन सामंत के रूप में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पुष्यभूति वर्धन के बाद में गद्दी पर बैठा प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन को वर्धन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, या जिसने वर्धन साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, उस शासक का नाम है प्रभाकर वर्धन दोस्तों। तो लिख लेंगे वर्धन साम्राज्य को, वर्धन साम्राज्य को स्थायित्व प्रभाकर वर्धन के समय मिला, प्रभाकर वर्धन के समय मिला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें तो यहां पर देखिए, अगर आपसे प्रश्न आता है कि पुष्पभूति वंश की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, ये तो था इसका प्रारंभिक परिचय। अगर देखा जाए तो पुष्यभूति वंश की जानकारी हमें कुछ पुस्तकों से प्राप्त होती है, कुछ स्थलों से प्राप्त होती है। तो अगर देखा जाए तो इसके कुछ साहित्यिक स्रोत हैं जो पुष्यभूति वंश के बारे में बताते हैं। अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए, अगर साहित्यिक स्रोतों को देखा जाए तो इस वंश का सबसे महान शासक कहलाता है हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन स्वयं एक लेखक और कवि था जिसने 3 नाटकों की रचना की, और ये 3 नाटक जो हैं ये वर्धन साम्राज्य के बारे में बताते हैं। तो नंबर 1 लिख लेंगे हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन के नाटक। ठीक है दोस्तों, नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 नाटक हैं जो हर्ष ने लिखे हैं, और हर्ष के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी इससे जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए
तो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि और मित्र था उसका नाम था बाण भट्ट, और बाण भट्ट ने भी 2 पुस्तकें लिखी हैं, हर्ष चरित्र और कादंबरी, और इन दोनों पुस्तकों से भी वर्धन साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो नंबर 2 लिख लेंगे, बाण भट्ट। बाण भट्ट, और बाण भट्ट की 2 पुस्तकें हैं, पहली कादंबरी और दूसरी हर्ष चरित्र। ठीक है दोस्तों। अगर नंबर 3 देखा जाए तो नंबर 3 जो है ये है कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी से कश्मीर की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इस पुस्तक में वर्धन साम्राज्य की भी जानकारी प्राप्त हुई है हमें। तो लिख लेंगे, कल्हड़ की राज तरंगिणी या राजत रंगिणी। और अगर चौथा देखा जाए तो जब हर्षवर्धन ने अपने दक्षिण भारत की अभियान की, तो दक्षिण भारत के अभियान में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद इसने नर्मदा नदी के तट पर एक अभिलेख लगवाया जिसका नाम था अहोक अभिलेख, और इस अभिलेख से भी हर्षवर्धन की जानकारी प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे नंबर 4, पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख। पुलकेशन द्वितीय का अभिलेख। ठीक है दोस्तों, तो ये है प्रारंभिक जानकारी के स्रोत। अब दोस्तों हम आते हैं शासकों की ओर। तो अगर देखा जाए तो इस वंश का संस्थापक पुष्पभूति वर्धन था, और पुष्पभूति वर्धन के ही कारण इस वंश को पुष्पभूति वंश या वर्धन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य का या वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, जिसने स्थायित्व प्रदान किया, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने विवाह संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्थापित या साम्राज्य को स्थायी और बड़ा करने का प्रयास किया। राजा प्रभाकर वर्धन के कुल 3 संतानें थी। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? राज्यवर्धन। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन। इनके छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। पुत्री का क्या नाम था? राज्यश्री। तो राजा प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह राजा प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक के साथ में किया। राजा प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी वंश के शासक के साथ में किया। तो विवाह संबंधों के द्वारा प्रभाकर वर्धन ने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने के पश्चात गद्दी पर आसीन होता है राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन जो है वो वर्धन साम्राज्य का उत्तराधिकारी बन जाता है। परंतु उसी समय जो कन्नौज का क्षेत्र था जहां पर उनकी बहन थी, कन्नौज पर आक्रमण कर देता है मालवा का शासक देवगुप्त, और देवगुप्त राज्यवर्धन के बहनोई अर्थात राज्यश्री के पति को युद्ध में पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो राज्यश्री को बंदी बना लेता है। जब इस बात की जानकारी राज्यवर्धन को प्राप्त होती है तो राज्यवर्धन अपनी सेना लेकर के निकल जाता है कन्नौज में सहायता करने के लिए। परंतु बंगाल शासक शशांक की सहायता से देवगुप्त उसे घेर लेता है। युद्ध होता है। युद्ध में राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है, परंतु धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी जाती है बंगाल शासक शशांक के द्वारा। अब यहां पर राज्यवर्धन की भी
मृत्यु हो गई और बहन राज्यश्री जो होती है ये सती होने के लिए चली जाती है विंध्याचल के क्षेत्र में। इसी समय जो उत्तराधिकारी बनकर के आता है हर्षवर्धन। उत्तराधिकारी बनकर कौन आता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन अपनी बहन की सहायता करने के लिए कन्नौज की ओर जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी थानेसर और जो इनकी बहन थी वो कहां निवास कर रही थी? कन्नौज में। तो हर्ष ने अपने साम्राज्य को थानेसर से कन्नौज तक विस्थापित कर दिया, कब साम्राज्य को फैला लिया और कन्नौज से जाकर के शासन करने लगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्धन साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो थी थानेश्वर थी, लेकिन हर्षवर्धन के शासन काल में इसने अपनी राजधानी कहां पर स्थापित कर ली? कन्नौज में स्थापित कर ली। तो हेडिंग डालते हैं अब वर्धन साम्राज्य का राज्य विस्तार। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, प्रभाकर वर्धन जो इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन जो इस वंश का पहला शक्तिशाली शासक था, इस प्रभाकर वर्धन के 3 संतान थी। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी, जिसमें 2 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। और प्रभाकर वर्धन ने वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयास किया। इनके बड़े बेटे का नाम दोस्तों अभी मैंने आपको बताया, क्या नाम था? राज्यवर्धन। क्या नाम था? राज्यवर्धन। छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री। पुत्री राज्यश्री का विवाह इन्होंने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ, विवाह कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी बनकर के आता है राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी कौन बनता है? राज्यवर्धन। जिस समय राज्यवर्धन पुष्पभूति वंश की गद्दी पर बैठता है, उसी समय देवगुप्त क्या करता है? कन्नौज के शासक देवगुप्त जो कि मालवा का शासक था, वो आक्रमण कर देता है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा पर। तो लिख लेंगे यहां पर, देखिए यहां पर घटनाएं दोस्तों कैसे हो रही है, इनको देखते चलिएगा। मालवा शासक देवगुप्त का कन्नौज पर आक्रमण, कन्नौज पर आक्रमण। ठीक है दोस्तों, अब इसका परिणाम देखिए क्या हुआ। परिणाम दोस्तों, देवगुप्त ने जो ग्रहवर्मा थे उनकी हत्या कर दी। तो लिख लेंगे ग्रहवर्मा की हत्या, ग्रहवर्मा की हत्या व राज्यश्री को बंदी, व राज्यश्री को बंदी बना लिया दोस्तों। ठीक है, जब इसकी जानकारी प्राप्त होती है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन अपनी सेना के साथ कन्नौज की ओर प्रस्थान कर देता है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 चीजें थी। पहला, मालवा से कन्नौज को मुक्त करवाना था और दूसरा, राज्यश्री को बंदी से छुड़ाना था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, राज्यवर्धन आक्रमण कर देता है देवगुप्त के ऊपर। तो लिख लेंगे राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त पर आक्रमण, राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त पर
आक्रमण। अब दोस्तों यहां परिणाम देखेंगे तो क्या हुआ, देवगुप्त की हत्या। किसकी हत्या हो गई, देवगुप्त की हत्या। और देवगुप्त की हत्या के साथ ही जो मालवा था ये आजाद, सॉरी जो कन्नौज था ये मालवा से आजाद हो गया। लेकिन दोस्तों यहां लिख लेंगे परंतु बंगाल शासक, परंतु बंगाल शासक शशांक ने, परंतु बंगाल शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और राज्यवर्धन की हत्या के साथ ही दोस्तों जो वर्धन साम्राज्य था, जो पुष्पभूति वंश था, इसकी गद्दी पर आसीन हो जाएगा कौन, हर्षवर्धन। दोस्तों तो हेडिंग डालते हैं हर्षवर्धन, हेडिंग डालें हर्षवर्धन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हेडिंग डालते हैं हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन जब वर्धन साम्राज्य की गद्दी पर बैठा तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी दोस्तों, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, अर्थात जो वर्धन साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, थानेसर या स्थानेश्वर। परंतु हर्षवर्धन ने जब कन्नौज को मिला लिया वर्धन साम्राज्य में तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को। तो लिख लेंगे द्वितीयक राजधानी या कह सकते यही इसकी कैसी राजधानी थी, प्रधान राजधानी थी, और इसका नाम था कन्नौज। तो हर्षवर्धन के कन्नौज में बैठते ही कन्नौज में क्या हुआ, विकेंद्रीयकरण युग की शुरुआत हो गई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन के कन्नौज में सिंहासन रूढ़ होते ही उत्तर भारत में कन्नौज में विकेंद्रीयकरण युग की शुरुआत हो गई। दोस्तों नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका अन्य नाम था शिलादित्य, अन्य नाम शिलादित्य। ठीक है दोस्तों, अगर हर्षवर्धन का जन्म देखा जाए तो इसका जन्म हुआ था 590 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था, 590 ईस्वी में, और स्थान का नाम था थानेश्वर। जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, जिस समय हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा उस समय इसकी जो आयु थी वो मात्र 16 वर्ष थी दोस्तों। तो अगर इसका देखा जाए शासनकाल देखिए हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन ने 606 एडी से, हर्षवर्धन ने 606 एडी से 647 एडी तक क्या किया, शासन किया। और ध्यान दीजिएगा इसे भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा जाता है। लिख लेंगे भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट दोस्तों किसे कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन जो था ये अपने प्रारंभिक जीवन में, हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था। क्यों, क्योंकि जो पुष्पभूति वंश के प्रारंभिक शासक थे ये भी शैव मतानुयायी थे। तो प्रारंभिक जीवन में हर्ष सूर्य, शिव और नंदी का उपासक था, परंतु बाद में हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बन गया। तो अगर इसके धार्मिक जीवन को देखा जाए तो लिख लेंगे प्रारंभिक जीवन में हर्ष सूर्य शिव व
नंदी का उपासक व नंदी का उपासक। परंतु परंतु बाद में, तो लिख लेंगे परंतु बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों, जब इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया तो कश्मीर के शासक से बलपूर्वक हर्ष ने गौतम बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए। तो लिख लेंगे कश्मीर के शासक से हर्ष ने बलपूर्वक दंत अवशेष प्राप्त किए, बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए, बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब इसकी बहन राज्यश्री के पति की मृत्यु हो गई तो उसके पति की मृत्यु होने के बाद इसने अपनी बहन राज्यश्री को सती होने से बचाया। तो लिख लेंगे बहन राज्यश्री को सती होने से बचाया, सती होने से बचाया। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर्षवर्धन ने भारत से अपने साम्राज्य से कुछ दूतों को चीन भेजा और कुछ चीनी दूत हर्षवर्धन के ही समय में भारत आए दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा 641 एडी में हर्षवर्धन ने अपने दूत को चीन भेजा व 643 व 646 में 2 दूत चीन से भारत आए। तो लिख लेंगे 641 ईस्वी में हर्ष ने अपने दूत को चीन भेजा, अपने दूत को चीन भेजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगर हर्ष अपने दूतों को चीन भेज रहा है तो चीन से भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा 643 ईस्वी व 646 ईस्वी 2 दूत चीन से भारत आए। ठीक है दोस्तों, 2 दूत चीन से भारत आए। अब ध्यान दीजिएगा, इसका अर्थ हुआ कि जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार कर रहा है कौन? हर्षवर्धन। और इसी की जानकारी के लिए चीन से भी लोग भारत की ओर रुख कर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो हर्षवर्धन के जीवन काल की सबसे बड़ी घटना हुई कि एक चीनी व्यक्ति जिसे वेनसांग कहा जाता है, वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में ही भारत में आया, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए और गौतम बुद्ध के पवित्र ग्रंथों को भारत से बाहर ले गया और इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे सी युकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो लिखेंगे इसके आगे कि हर्षवर्धन जो है दोस्तों, इसी के शासन काल में चीनी यात्री हुएनसांग भारत आया और इसने अपना यात्रा वृत्तांत सी युकी के नाम से लिखा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए दोस्तों तो वेनसांग चीनी लेखक
इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में 629 एडी भारत आया व 645 एडी तक भारत में रहा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, वेन सांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया और इसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसे सीयूकी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लेंगे यात्रा वृत्तांत, और इसे कहा गया है सीयूकी। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जिस समय भारत में पढ़ने के लिए आया ह्वेनसांग, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का प्राचार्य अर्थात प्रधानाचार्य कौन थे दोस्तों? तो लिख लेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य, नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य, और इनका नाम था शीलभद्र। क्या नाम था? शीलभद्र दोस्तों। ठीक है, अगर हर्षवर्धन के दोस्तों साम्राज्य को देखा जाए तो हर्षवर्धन का साम्राज्य जो था दोस्तों, ये उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था दोस्तों। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक हर्षवर्धन का साम्राज्य फैला हुआ था। अगर पूरब में देखा जाए तो पूरब में इसका साम्राज्य जो था वो असोम अर्थात असम तक फैला हुआ था दोस्तों। कहां तक फैला हुआ था? असम तक फैला हुआ था। और अगर पश्चिम में देखा जाए तो गुजरात तक का जो क्षेत्र था वो हर्षवर्धन के साम्राज्य में शामिल था। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूरब में असोम से लेकर के पश्चिम में गुजरात तक हर्षवर्धन का दोस्तों क्या था? साम्राज्य विस्तार था। दक्षिण की ओर हर्षवर्धन अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर पाया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो लिख लेंगे चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय से पराजित होने के कारण दक्षिण में साम्राज्य विस्तार नहीं, दक्षिण में साम्राज्य विस्तार नहीं दोस्तों। और इसकी जानकारी पुलकेशन द्वितीय के ऐहोक अभिलेख से प्राप्त होती है जो कि नर्मदा नदी के तट पर लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो अपने अधिकारियों को भूमि दान देने की सामंती प्रथा की शुरुआत हर्षवर्धन ने ही की थी दोस्तों। तो लिख लेंगे भूमि दान देने की सामंती प्रथा की शुरुआत, भूमि दान देने की सामंती प्रथा की शुरुआत हर्ष ने शुरू की। हर्ष ने शुरू की। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम मनुस्मृति से यह ज्ञात होता है
कि अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि दान दी जाती थी। तो अगर सबसे प्रामाण देखे प्राचीन, तो सामंती प्रथा को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने अधिकारियों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत जो हुई है वेतन के रूप में, ये मनुस्मृति से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखा जाए दोस्तों तो लिख लीजिए हर्षवर्धन एक लेखक कॉमा कवि व वीणा बजाने वाला कलाकार था। अर्थात वीणा का भी प्रेमी था दोस्तों। और हर्षवर्धन ने अपने जीवन काल में 3 पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम है दोस्तों, देखा जाए तो रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका। और हर्षवर्धन ने अपने जीवन में 3 पुस्तकें लिखी हैं, नगानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका दोस्तों। तो लिख लेंगे नगानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका, इन 3 नाटकों की रचना की है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो दरबारी कवि बाणभट्ट, दरबारी कवि बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। पहला हर्षचरित्र और दूसरा कादंबरी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना दोस्तों। मैंने क्या बताया, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना। अगर उत्तराधिकारियों के रूप में देखा जाए तो पुष्पभूति वंश का सबसे महान शासक कौन सा था, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के 2 पुत्र हुए, लेकिन उन दोनों की हत्या कर दी गई। तो हर्षवर्धन के एकमात्र पुत्री थी जिसका विवाह किसके साथ में किया गया, वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय के साथ में किया गया। और उत्तराधिकारी न होने के कारण धीरे धीरे इस साम्राज्य का भी पतन हो गया और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू महान सम्राट कहा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं। पुत्री का विवाह वल्लभी शासक, पुत्री का विवाह वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय से। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी के साथ ही साथ जब 647 एडी में कन्नौज में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी न होने के कारण वर्धन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया दोस्तों। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक शेयर करने का कार्य करें। धन्यवाद।